लेकिन अब जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, जब 1770 से लेकर 1815 के बीच में ब्रिटेन बिकेम फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, देन ब्रिटेन इमर्ज्ड एज ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स. नाउ ब्रिटेन रिक्वायर्ड ए बिग मार्केट. अब ब्रिटेन अपनी इन वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार की तलाश थी उसे, और भारत एक बड़ा बाजार था. लेकिन आप बताइए निराला जी, कि आप ब्रिटेन की वस्तुओं को खरीदने में रुचि दिखाते हैं? आप 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 19वीं शताब्दी में हैं आप, 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 1813 से 15 में मान लीजिए कि आप होते, तो क्या आप खरीदते ब्रिटिश वस्तुओं को? सोचिए तो सही. नहीं खरीदते, क्योंकि हम अपनी वस्तुओं का प्रयोग अपनी संस्कृति, अपने समाज के अनुरूप करते हैं, और भारतीय समाज परंपरागत समाज था. इसलिए हम ब्रिटिश वस्तुओं का उपयोग नहीं करते. मान लीजिए कि हमारे घर में हमारी दादी हो और हम दिल्ली से फटा हुआ जींस उनके लिए ले जाएं, दादी को बोले कि बिल्कुल अपडेट दादी, सबसे मॉडर्न स्टाइल है दादी, तो 2-4 गाली खाने के सिवाय कुछ मिलने वाला है क्या? आप खुद सोच के बताइए. अर्थात प्रत्येक देश में वस्तुओं का प्रयोग लोग अपने समाज और संस्कृति की मांग के अनुरूप करते हैं, अपनी परंपरा के अनुरूप करते हैं. So that just after 1813, British government adopted the policy of modernization of Indian society, so that Indian interest could be created in British goods. नहीं समझे मेरी बात? हिंदी में बोलूं, 1813 के अधिनियम में कुछ ऐसी बातें लाई गई थीं जिसके माध्यम से भारत का आधुनिकीकरण किया जा सकता था. और भारत का आधुनिकीकरण इसलिए आवश्यक था क्योंकि भारतीयों की रुचि ब्रिटिश वस्तुओं में उत्पन्न की जा सके, इसलिए भारतीयों का आधुनिकीकरण जरूरी था. और इसी आधुनिकीकरण के लिए न सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी, बल्कि 1813 के पश्चात ही अंग्रेजों ने सामाजिक धार्मिक सुधार पर भी बल दिया था. जो औतार्किक परंपराएं थीं, रीति रिवाज थे, उनको बदलने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीय समाज को आधुनिक बनाकर भारतीयों की रुचि ब्रिटिश वस्तुओं में उत्पन्न करना था. और इसीलिए आप देखेंगे 1813 से 1856 के मध्य तेजी से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने विभिन्न अधिनियम पारित किए, क्योंकि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना था. आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि भारत का आधुनिकीकरण करना था. क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ ही साथ भारतीयों के धर्मांतरण में भी उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है. जब भारतीय लोग भी ईसाई हो जाएंगे तो वो भी अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू करेंगे और ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि तब उनका आदर्श ब्रिटिश हो जाएगा. नहीं समझ रहे मेरी बात? अर्थात सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण में 1813 के अधिनियम के पश्चात आर्थिक आवश्यकताओं से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज, संस्कृति व धर्म में सुधार का प्रयास किया गया, और इसके कारण से
परंपरागत भारतीय समाज, रूढ़िगत भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी नीति से असंतुष्ट था। उन्हें लग रहा था कि हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए 1813 से लेकर 1856 के बीच विद्रोहों की बारंबारता बढ़ी है, विद्रोहों की तीव्रता बढ़ी है, विद्रोह उग्र भी हो गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, विद्रोह लगातार उग्र हो रहे हैं क्योंकि यह हमारे समाज, संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप है, जिसे ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और उन्हें लग रहा है कि यह हमें धर्म भ्रष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को डिस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो यह कॉज है यह भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ है। मित्रों देखिए, इंडिजेनस रूलर थे, देसी राजा थे, तो इनकी जो सेना थी, इनका जो प्रशासन था, उनमें भारतीयों को रोजगार मिला या नहीं मिला? सेना और प्रशासन में जो भी वीपन्स यूज करेंगे, जो भी हथियार हम यूज करेंगे, उसको भारतीय कारीगर ही बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो फिर कारीगरों को भी रोजगार मिला या नहीं मिला? हैंडीक्राफ्ट्समैन को। ये जिस रॉयल पैलेस में रहेंगे, जिस फोर्ट में रहेंगे, अपने रॉयल पैलेस को सजाएंगे, अपने दरबार को सजाएंगे, अपने शाही महल को सजाएंगे, वो सारी चीजें प्रोड्यूस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा किया जाएगा ना। अर्थात ये अगर किसानों से कर ले रहे हैं तो उस कर को यहीं पर खर्च भी तो कर रहे हैं ना। अर्थात इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं तो इंडियंस को ही मिल रहा है ना। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो सेना, प्रशासन इत्यादि में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो गया। इनका जो आर्किटेक्चर है उसका डिजाइन हम कर सकते हैं क्या? इनका जो डेकोरेशन होगा उसको हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बना सकता है क्या? भारतीय कारीगर बना सकते हैं क्या? अर्थात वो सब इंपोर्ट होगा। इनका जो वीपन्स होगा वो सब इंपोर्ट होगा। अर्थात भारतीय लोगों के लिए, भारतीय कारीगरों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए लगातार अवसर कम होते चले गए, अपॉर्चुनिटीज कम होते चले गए। इसलिए साधारण लोगों में जो सिविल रिबेलियन आप पढ़ते हैं, जो सिविल रिवोल्ट आप पढ़ते हैं, उसका मूल कारण क्या था? क्योंकि रोजगार के अवसर, व्यापार के अवसर हमारे लिए कम होते चले गए हैं। और इसीलिए आम लोगों में विद्रोह की चेतना है, आम लोगों में असंतोष है। साथ साथ देसी राजा भी डिस्प्लेस्ड हुए ना, उनके स्थान पर ब्रिटिश शासक आए। तो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? वैसे देसी राजा जिनका राज्य छिन गया है, वैसे सेनापति, वैसे अधिकारी जिनका अधिकार छिन गया है, और वैसे लोग जिनका रोजगार छिन गया है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? साथ साथ 1848 से लेकर 1856 के बीच सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, बघाट, अवध जैसी देसी रियासतों के विलय की नीति
यह विलय की नीति निराला जी लॉर्ड कैनिंग की नीति थी ना, विलियम बेंटिक की नीति थी ना, डलहौजी की नीति थी। मैं देख रहा था जिंदा हैं आप लोग या नहीं हैं, मैं देख रहा था मैं कहीं शमशान भूमि में भाषण तो नहीं दे रहा हूं। तो देसी रियासत के विलय की नीति डलहौजी की नीति थी ना, और इसके पहले 1798-99 सहायक संधि की नीति थी। ये किसकी थी? वेलेस्ली, बिल्कुल सही कहा। देखो, लॉर्ड विलियम वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति लाई थी, और सहायक संधि की नीति के माध्यम से पहले उन्होंने देसी रियासतों को कमजोर बनाया, क्योंकि सहायक संधि की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने उनकी राज्य के रक्षा का वचन दे दिया, अर्थात उनकी सेना समाप्त हो गई। तो सहायक संधि की नीति के माध्यम से सर्वप्रथम अंग्रेजों ने देसी रियासतों को कमजोर बनाया, और जब वे कमजोर हो गए तो उनका विलय ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत कर लिया। अर्थात लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति के विरुद्ध एक राजनीतिक वातावरण विद्यमान था 1850 के दशक में। अर्थात राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी है। आप लिखते हैं सैनिक कारण, लेकिन मैं बतला रहा हूं कि राजनीतिक कारण तात्कालिक कारण है। विलय का जो सिद्धांत है वह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। भाई, नाना साहब ने, झांसी की रानी ने, अवध की महक परी ने ब्रिटिश कादर के लिए आंदोलन में भागीदारी क्यों की? वीर कुंवर सिंह ने आंदोलन में भागीदारी क्यों की? क्योंकि इनका राज्य इनसे छीना गया था, अवध का राज्य छीना था। तो महक परी ने अपने पुत्र ब्रिटिश कादर के अधिकार के लिए संघर्ष किया। तो मूलतः 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह राजनीतिक कारण था, वह विलय का सिद्धांत था, विलय की नीति थी। और विशेषकर अवध के विलय ने तो देसी रियासतों के शासकों में इतने अविश्वास के वातावरण को पैदा कर दिया। आप जानते हैं कि अवध के शासक 1764 के पश्चात से ही अंग्रेजों के मित्र हैं, अंग्रेजों के विश्वसनीय सहयोगी हैं। और विलय के सिद्धांत के अंतर्गत, अर्थात जब किसी राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं होगा तब उस राज्य का विलय किया जाएगा। लेकिन अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया। कुप्रशासन कोई विलय के सिद्धांत का आधार नहीं था, औपचारिक आधार नहीं था। अर्थात ऐसा लगा कि जानबूझकर देसी रियासतों के अस्तित्व को, उसकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाने के लिए ही यह सिद्धांत लाया गया है। कभी गोद निषेध की नीति, कभी पेंशन देकर राज्य को मिला लेने की नीति, और कभी कुप्रशासन के आधार पर राज्यों की विलय की नीति ने देसी रियासतों के अंतर्गत एक अविश्वास और भय के वातावरण का निर्माण किया था, जो 1857 की क्रांति में सबसे प्रबल कारक के रूप में उपस्थित हुआ है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। सैनिकों ने तो विद्रोह की शुरुआत की थी। विद्रोह को गति किसने प्रदान की? देसी रियासतों के शासकों ने। विद्रोह की मूल शक्ति कौन था? विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया? देसी रियासतों के शासकों ने।
लेकिन वैसे शासकों ने जिनका अधिकार छीना गया था। और फिर लास्ट में आप सैनिक असंतोष को भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो लास्ट कॉज है वो सैनिक असंतोष बताइए, सैन्य असंतोष। मिलिट्री रिसेंटमेंट, विशेष करके एनफील्ड राइफल की अफवाह की क्या भूमिका रही सैन्य असंतोष को भड़काने में, सैन्य असंतोष को बढ़ाने में। इस रूप में आप कारण को एक बार समझिए, पढ़िए और उसको प्रस्तुत कीजिए। इसके पश्चात आते हैं हम, जो मूलभूत बात है उसको थोड़ा समझाते हैं आपको। हमने कहा था कि आपका फोकस जो है आपके एनालिसिस में नेचर पर होगा, और नेचर में, नेचर को थोड़ा पॉइंट कीजिएगा, नेचर को थोड़ा समझिएगा। आप लोग समझते नहीं है, मेरा दावा है ये। 1857 के विद्रोह की प्रकृति, देखिए पहला पॉइंट, $1857 का विद्रोह, मैं हिंदी में लिखता हूं, फिर मैं इंग्लिश में आपको बोलूंगा। 1857 का विद्रोह भारत में किसान, जनजातीय व नागरिक विद्रोह की निरंतरता के रूप में कोई प्रथम विद्रोह नहीं था, परंतु विस्तार, भागीदारिता, प्रभाव, महत्व के दृष्टिकोण से यह प्रथम विद्रोह माना जाता है। जो उपनिवेशवाद विरोधी चेतना, स्वतंत्रता की चेतना से युक्त था। 1857 के विद्रोह का इंट्रोडक्शन अगर ऐसे लिखते हैं तो आप खुद ही कंसीडर कीजिएगा कि आपकी जो शुरुआत होगी वो काफी अच्छी मानी जाएगी। थोड़ा इंग्लिश में लिखिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मेयर कंटिन्यूटी ऑफ peasant, tribal and civil revolt. So in this way it was not first revolt against British East India Company. But on the basis of expansion, participation, impact and importance, it can be considered as first revolt.
It is anti-colonial. And there was sense of freedom also. There was sense of freedom also. अगर शुरुआत ऐसे करेंगे मौलिकता के साथ, आप नहीं करते हैं शुरुआत ऐसे। कॉपी में बराबर चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इसलिए जनरल मार्किंग के शिकार होते हैं। यद्यपि इस विद्रोह की शुरुआत, इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, सैनिकों ने की, लेकिन जल्द ही इस विद्रोह की केंद्रीय शक्ति किसान व आम लोग बन गए। इंग्लिश में कहां तक नोट किया? Yes. However, Sepoy started the revolt, but soon peasant and the common man became the central energy of revolt. सेंट्रल एलिमेंट ऑफ रिवोल्ट। यह विद्रोह अपनी प्रकृति से राजनीतिक था, क्योंकि इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की समाप्ति था। यह विद्रोह अपनी प्रकृति से राजनीतिक था, क्योंकि इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की समाप्ति था। The nature of revolt was political, because the main aim of revolt was to abolish the British rule. प्रश्न कोई भी पूछे 1857 के विद्रोह से, पहला 2 पैराग्राफ नेचर लिखा जाता है। और मैं एज ए स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्ट्री बोल रहा हूं। मौर्य शासनकाल से प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, पहला 2 पैराग्राफ नेचर को बतलाना है, ताकि एग्जामिनर ये समझ सके कि यू अंडरस्टैंड दी रिवोल्ट वेरी वेल इन डेप्थ, और इस रूप में आपका प्रेजेंटेशन भी अलग हो जाएगा। क्योंकि सब लोग जो शुरू करेंगे, आपको पता है कि क्या शुरुआत होती है। अंदर ही अंदर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बड़ा ही एडहॉक वेज होता है। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। पहला पैराग्राफ हमने लिख दिया है, 25 से 30 शब्दों का होगा।
अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, का, में, व, ये सब काउंट नहीं होता है। की, के रूप में काउंट नहीं होता है, परंतु काउंट नहीं होता है, और काउंट नहीं होता है। शब्द जब आप काउंट करते हैं ना, तो ये सब चीज जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो काउंट नहीं होते, क्योंकि वो शब्द नहीं है, वो लिंकिंग वर्ड है। प्रेसी कभी लिखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें ये रूल फॉलो किया जाता है ना। संक्षेपण जब आप लोग लिखते होंगे हिंदी व्याकरण में, तो एक रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, कि टोटल शब्दों को गिनिए और उसका 1/3 संक्षेपण लिखिए। तो टोटल शब्दों को जब गिनते हैं और जब उसका 1/3 लिखते हैं, तो जो रूल अप्लाई होता है वही रूल यहां पर शब्दों को काउंट करने में अप्लाई होता है। आप लोग क्या करते हैं, हर चीज को काउंट कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ बहुत लिख दिया। फिर हम लोगों को कहना पड़ता है अनौपचारिक रूप में कि भैया बिहार है, ज्यादा लिखो तब नंबर मिलेगा। इनफैक्ट वो बात नहीं है। जिसको आप 300 वर्ड समझते हैं या 400 वर्ड समझते हैं, इनफैक्ट वो 200 वर्ड से है। आप जब 600 शब्दों में लिख के आएंगे ना, तब वो 400 शब्द होगा किसी तरह से, 350 से 400, तब वो बिहार के लिए सफिशिएंट होगा। इसलिए अपने स्पीड को बढ़ाइए। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। और ये बात जो मैं सेकंड पॉइंट में कह रहा हूं, ये बात इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है या कहीं और लिखना है। प्रश्न की डिमांड को देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। परंतु विद्रोह की प्रकृति आधुनिक ना होकर सामंती था। The nature of revolt was not modern, it was feudal. वस्तुतः विद्रोह में शामिल क्षेत्रीय नेतृत्व का लक्ष्य अपने विशेषाधिकार या अपने शासन के अधिकार को स्थापित करना था। इसलिए स्वतंत्रता की चेतना विद्यमान होते हुए भी यह संकीर्ण, नकारात्मक, जातीय, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की चेतना थी। क्योंकि इसका उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण
वह लोगों का सशक्तिकरण नहीं था, यह आम लोगों की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए इसके राष्ट्रीय होने पर संदेह व्यक्त किया जाता है। In fact, regional leaders, in fact, the aim of regional leaders was to attain their privileges. In fact, the aim of regional leaders was to attain their privileges or right to rule. Therefore, even consciousness of freedom, freedom was narrow, negative, caste-based and regional. Because the aim of revolt was not nation building or empowering the people. It was not freedom. It was not freedom of common people. Therefore, scholars expressed doubt to consider it as national. There was limitation of participation. There was limitation of participation. Of people, different class, and territory. Even almost princely states, cooperated British government to suppress the revolt. तो इसके राष्ट्रीय होने पर संदेह व्यक्त किया जाता है। इसमें लोगों की भागीदारिता